प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, राइट? मैं देख रहा हूँ कि आप मेरी क्लास के साथ नहीं चल पा रहे हैं। थोड़े से स्पीड को मेंटेन करिए, रेगुलरली वीडियोज़ को देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर करते रहिए, है ना? क्योंकि जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेने जाएंगे तो फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैं ऑनलाइन क्लास में एंड करूँगा। ओके, सो इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू बी डू वर्क हार्ड। आपको बहुत अच्छा काम करना है, बहुत तरीके से करना है, ठीक है? सो टिल नाउ आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, some application of the Gauss theorem, the electric field intensity to state of charge, conducting and non-conducting, the electric field intensity due to infinite line of charge. ओके, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप उनको करिए. टुडेज टॉपिक द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल. ओके प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल. spherical cell. Okay, electric field intensity due to spherical cell. प्यारे बच्चों, spherical cell क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है. ओके, ये जो डेरिवेशन होगा पहले तो आप स्फेरिकल सेल को समझिए. देखिए स्फीयर आप अच्छे से जानते हो, सेल क्या होता है. स्फेरिकल सेल, प्यारे बच्चों, जस्ट इमेजिन spherical cell is that body which is in spherical shape. spherical cell वह ऑब्जेक्ट है, वह बॉडी है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, बट इसे सेल क्यों कहा गया? उसके जो उसमें जो मटेरियल है ना, स्फीयर आप जानते हो, स्फीयर, राइट? अब स्फीयर सॉलिड होता है और स्फीयर हालो भी होता है. तो सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, उसके पूरे होल वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, मटेरियल है. हालो क्या होता है, हालो में क्या होगा, अंदर खोखला होगा, लेकिन जो उसकी बाउंड्री होगी उस वो जरूरी है कि कितनी मोटी और कितनी पतली हो. जस्ट थोड़ा यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर होगा तो पूरे होल वॉल्यूम में क्या होगा, इसके पूरे होल वॉल्यूम में क्या होगा, मटेरियल होगा, मास होगा, मैटर कंटेन करेगा ये पूरे में. सो इट इज अ सॉलिड स्फीयर, राइट? हालो स्फीयर क्या होगा प्यारे बच्चों? हालो स्फीयर का मतलब ये हो सकता है कि अंदर ये कुछ पार्ट इसका क्या है, खोखला है, अंदर का इसका कुछ पार्ट खोखला है, और कितना खोखला होगा मैटर नहीं करता, बट मैटर यहां है. दिस इज अ हालो स्फीयर, ठीक है? डजंट मैटर इट इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. अभी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं. यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर. पहले समझिए आप, मुझे पता है आप सबको आता है, बट मैं बताना क्यों चाहता हूं, ये मेरी बात को आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से. सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज अ हालो स्फीयर. तो हालो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या अंतर है भाई? सॉलिड स्फीयर में हमारे पूरे होल वैल्यू में मैटर है, यहाँ पर पूरे में मैटर नहीं है, इसका कुछ पार्ट क्या है, एम्प्टी है अंदर से, इसका कुछ भाग खाली है, एम्प्टी है. स्फेरिकल सेल क्या होगी प्यारे बच्चों? स्फेरिकल सेल क्या होगी? व्हाट इज द स्फेरिकल सेल? स्फेरिकल सेल में जो मैटर कंटेन करेगा वह बहुत ही पतली, थिन बाउंड्री में करेगा, केवल बहुत ही थिन बाउंड्री में करेगा केवल. यानी जो मैटर है वो उसकी बाउंड्री में है, और जो बाउंड्री की थिकनेस है वो बहुत ही थिन है, वेरी थिन, है ना? द मैटर कंटेन्ड ओनली ऑन बाउंड्री, and
thickness of boundary is very low, that is very ये bound and very thin boundary बहुत पतली हो। क्या अंतर देख रहे हैं आप इन तीनों में? ये सॉलिड स्फीयर है, मैटर पूरे होल वॉल्यूम में है। ये हॉलो स्फीयर है, मैटर पूरे होल वॉल्यूम में ना होके कुछ पार्ट में है और इसका कुछ पार्ट इम्पटी है अंदर से। यहां एक बात करने वाली, जो थिकनेस है जहां मैटर कंटेन कर रहा है, जिस रीजन में मैटर है उसकी थिकनेस ज्यादा है इन कंपेयर टू द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल वह एक स्फेरिकल बॉडी है जिसमें जो मैटर कंटेन करेगा केवल बाउंड्री में करेगा, और जो बाउंड्री की थिकनेस है बहुत ही स्मॉल है, दैट इज वेरी थिन बाउंड्री, बिल्कुल बहुत ही थिन बाउंड्री। ओके, तो ये रहा आपका स्फेरिकल सेल। मैं जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, करेक्ट। ओके, सो प्यारे बच्चों, अभी जरा देखेंगे आगे क्या है, ठीक है ना। अब एक डेरिवेशन मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्या फायदा है मेरे पास, ठीक है। चलो अब मैं, आई होप आप समझ चुके हैं, इनको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। चलिए, अब अगर मैं स्फेरिकल सेल, मेरे पास थिन स्फेरिकल सेल है। अब मैं थिन बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्फेरिकल सेल का मतलब है उसकी मैटर केवल बाउंड्री में कंटेन करेगा, और जो बाउंड्री की थिकनेस है बहुत ही कम है, दैट इज वेरी थिन बाउंड्री। अब ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, और अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आई विल प्रोवाइड इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा अगर स्फेरिकल सेल चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग मटेरियल की बनाई गई हो या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनाई गई होगी, मान लेते हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनाई गई होगी, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके क्या होगा, आउटर सरफेस पे। कल मैंने आपको सिखाया है, कल ही मैंने आपको सिखाया है प्यारे बेटे, प्यारे बच्चों, कल ही मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, आ जाता है। अगर नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके पूरे मैटर में रहता है, पूरे वॉल्यूम में रहता है। बेटा स्फेरिकल सेल थी, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और स्फेरिकल सेल ये कौन सी है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, मान लेता हूं कंडक्टिंग। ये पूरी बातें को समझिएगा, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इस बार मैंने ली है, स्फेरिकल सेल। ओके, तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ली, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो क्या हो गया, इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अब अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, अब अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होती तो बेटा, क्योंकि स्फेरिकल सेल है, ये नॉन कंडक्टिंग बड़ा छोटा बना लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन कंडक्टिंग छोटी होती, जगह ना होने की वजह से बना ली। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो बेटा जो हम चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पर तो नहीं आएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है उसके पूरे मैटर में होता है। जहां जहां मैटर है खाली जगह पे नहीं जाएगा। जब हम किसी नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसके होल मैटर में आता है, कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसके आउटर सरफेस में आता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल में क्या डिफरेंस है। आप सब समझदार हैं, आपको आता है, लेकिन जब मैं क्लास को इनिशिएट करता हूं तो ये मानता हूं कि कुछ बच्चे होंगे जिनको डाउट होगा, सो आई विल क्लियर ऑलरेडी आई हैड क्लियर्ड इट। सो अब वो तो चर्चा पीछे छूट गई। स्फेरिकल सेल एक ऐसा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसमें जो मैटर होगा बाउंड्री पे होगा केवल, और जो बाउंड्री की थिकनेस है बहुत ही कम होगी। मेरे पास अब स्फेरिकल सेल है। अब क्योंकि मैटर कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। अरे हम लोहे की बना दें, लकड़ी की बना दें, प्लास्टिक की बना दें, है ना, आयरन और वुड। तो अभी भाई नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल थी, दैट इज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो भाई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल थी, मैंने चार्ज प्रोवाइड कराया तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ गया। अब प्यारे बच्चों इस बार हमारे पास क्या, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक,
अब जब हम इसको चार्ज देंगे तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके मैटर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा मैंने इसको चार्ज दिया तो मैटर पे आएगा, आउटर सरफेस में आके मैंने मैटर पे दिखाया, यानी इस बाउंड्री पे ही जो मैटर होगा उस पे आ जाएगा। अब देखिए यहां इस दोनों को समझिए। अब अगर स्फेरिकल सेल हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो एक ही जैसे हुआ। अरे सर कैसी बात करते, एक जैसे का हुआ? यहाँ आउटर सरफेस पे है और यहाँ इसके मटेरियल पे है, नॉन कंडक्टिंग में। ओके ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है और ऐसा होगा भी। लेकिन जरा गौर से देखो, यहां भी चार्ज की एक लेयर ही है आउटर सरफेस में। यहां पे आपको मैटर पे दिखाई दे रहा है, वो आउटर सरफेस पे ही है, आउटर सरफेस पे, ठीक है, इट इज ऑन आउटर सरफेस। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लेयर के फॉर्म में है, केवल एक बाहरी लेयर, बाहर एक लेयर आ गई चार्ज की। यहां भी तो केवल एक ही लेयर होगी, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री में जो मैटर है बहुत ही पतली बाउंड्री है, और उस पतले से रीजन में बाउंड्री पे मैटर होगा। और जहां मैटर होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज दिया तो मैटर पे ही आ जाएगा। तो क्योंकि मैटर एक पतली बाउंड्री पे है, तो चार्ज भी एक पतली बाउंड्री पे आ गया मैटर में। तो यहां भी चार्ज की क्या हुई, एक लेयर हुई, और यहां भी चार्ज की एक लेयर हुई। यहां भी चार्ज अंदर नहीं है कहीं, और यहां भी चार्ज अंदर नहीं है कहीं, क्योंकि मैटर ही नहीं है। अब अगर हम इस चार्ज सिस्टम की वजह से किन्हीं पॉइंट्स पे, और पॉइंट्स क्या लिए जाएंगे, बाहर स्फेरिकल सेल के बाहर, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, स्फेरिकल सेल के अंदर, मैं मान लेता हूं P1 P2 एंड दिस इज P3। स्फेरिकल सेल के बाहर P1, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे P2 और स्फेरिकल सेल के अंदर P3। तो बेटा है क्या सिस्टम, जो डेरिवेशन आएगा वो बिल्कुल एक ही जैसे आएगा। इसकी वजह से जो यहां वैल्यू होगी, इसकी वजह से वही यहां भी वैल्यू होगी, यानी बाहरी पॉइंट्स पे, सरफेस पे, अंदर के पॉइंट्स पे, हर जगह क्या आएगा, डेरिवेशन सेम आएगा। क्यों सेम आएगा डेरिवेशन? वो इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां भी चार्ज की केवल एक ही लेयर है, और यहां भी चार्ज केवल एक ही लेयर में डिस्ट्रीब्यूट है। यहां भी अंदर कोई चार्ज नहीं है, और यहां भी अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसलिए हम जो डेरिवेशन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल करेंगे। एग्जाम में कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आ जाए, एग्जाम में नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आ जाए, कोई मैटर नहीं करता, दोनों का डेरिवेशन क्या होगा, एक ही होगा। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। डेरिवेशन में सिर्फ एक फर्क आएगा कि आप फिगर बनाते समय ध्यान रख सकते हैं कि कंडक्टिंग है तो आउटर सरफेस पे दिखा दीजिएगा, और नॉन कंडक्टिंग है तो आप मैटर पे दिखा दीजिएगा। दैट्स इट। Okay, that the derivation would be same for non-conducting spherical cell and non-conducting spherical cell। दोनों के लिए बिल्कुल डेरिवेशन होगा सेम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। यहाँ आउटर सरफेस है, यहाँ मैटर पे है, लेकिन यहाँ भी एक लेयर पे है, यहाँ भी एक लेयर पे है, यहाँ भी अंदर चार्ज नहीं है, यहाँ भी अंदर चार्ज नहीं है। तो हर एक पॉइंट पे, चाहे पॉइंट बाहर हो, चाहे सरफेस पे हो, चाहे अंदर हो, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो दोनों की सिमिलर ही आएगी। चलिए, अब बहुत अच्छी बात है, तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया। ओके, चलिए अब एक बात और लेता हूँ, रफ करता हूँ इसको, थोड़ा समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि डेरिवेशन सिमिलर ही होगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू स्फेरिकल सेल, आइदर द सेल इज कंडक्टिंग, आइदर द सेल इज नॉन कंडक्टिंग, डजंट मैटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन डेफिनेटली विल बी सेम। ओके, सो यू हैव टू बी कीप इन माइंड। ओके प्यारे बच्चों, सो चलिए इसको तो रफ करता हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ओके, वेरी गुड। अब चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अब बात करता हूं एक और जिसका डेरिवेशन इनके सिमिलर ही होगा। हम बात करते हैं कंडक्टिंग सेल की नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेता हूं। स्फीयर, SPER। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो भाई दो हो सकते हैं स्फीयर, एक होता है, हो सकता है हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, सॉलिड, और एक हो सकता है हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, हॉलो। सॉलिड में मैटर जो कंटेन करेगा पूरे इसके वॉल्यूम में करेगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई,
कंडक्टिंग इसमें ले रहा हूं तो पूरे मैटर में क्या है ये देखिए जरा। ओके, दिस इज अ सॉलिड conducting sphere. This is a conducting sphere. I'll take in this time conducting sphere. So you have to be keep in mind, इस बार जो मैं sphere ले रहा हूँ वो conducting sphere ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक डेरिवेशन से कितने डेरिवेशंस कंप्लीट होंगे ये आपको थोड़ा दिमाग में। एक तीर से लाखों निशाने, रामायण देख रहे हैं, राम जी ने मारा था एक तीर, बहुत सारे तीर हो जाते हैं, बहुत सारे राक्षस मार जाते हैं। खैर वो तो बात रही। यहाँ आप कितने राक्षसों को मारते हैं वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आगे आने वाले दिनों में मैं कैपेसिटी और कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग एक कोरोना को नहीं मार पा रहे हैं, ठीक है ना। सो कंडक्टिंग स्फीयर मेरे बच्चों, सो देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा। ये हो गया हमारे पास सॉलिड। ओके, दिख रहा है ना, मैटर इज कंटेन्ड इन इट्स होल वॉल्यूम। प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो गया हॉलो, दिस इज अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। Hollow. And here is the matter. Here is the matter. Okay. Matter यहाँ है प्यारे बच्चों। Here is the matter. प्यारे बच्चों मैटर यहाँ पे आ गया। Here is the matter. Okay. So अब क्या हुआ? अगर हम इसको चार्ज देते हैं, what will happen प्यारे बच्चों? These two are conducting spheres. If I'll give charge, अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, चार्ज देता हूँ, तो बच्चों क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं। मैं इन दोनों को चार्ज देता हूँ तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर है, सो इफ आई गिव द चार्ज देन दिस चार्ज क्या हुआ, कम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये जो चार्ज है इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। चलो सॉलिड को दिया, हालो को दो के देखते हैं, हालो हो या सॉलिड हो, चार्ज हम कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग बॉडी को देते हैं तो चार्ज कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, इसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। ओके वेरी गुड। अब देखो प्यारे बच्चों फिर से वही कहानी हो गई स्फेरिकल सेल के जैसे। स्फेरिकल सेल चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि चार्ज की केवल एक क्लियर। आप स्फेरिकल सेल के अलावा अगर कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता हूं, वो चाहे सॉलिड हो चाहे हालो हो, डजेंट मैटर, चार्ज अब आउटर सरफेस में यहां भी आउटर सरफेस में क्योंकि कंडक्टिंग है, और अभी भी चार्ज की क्या है, केवल एक लेयर, चार्ज की क्या है, एक लेयर, चार्ज की क्या है प्यारे बच्चों, एक लेयर। चार्ज अंदर है क्या, नहीं है, चार्ज अंदर है क्या, नहीं है। यानी ये दोनों बातें भी कैसी हो गई, स्फेरिकल सेल के जैसी हो गई। यानी बाहर पॉइंट हो, सरफेस पे पॉइंट हो, अंदर पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, स्फेरिकल सेल के जैसा ही आएगा। यानी एक डेरिवेशन करेंगे और 4 डेरिवेशन हमारे क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। सो इन चीजों को आपको क्या रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। ओके प्यारे बच्चों, सो दिमाग में रखना होगा। ओके ठीक है, चलिए तो मैं डेरिवेशन किसका करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल सेल क्या हो, वो चाहे हो कंडक्टिंग हो और नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। बस थोड़े से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर आएगा। कंडक्टिंग में आप बाहर सरफेस पे चार्ज दिखाओगे, नॉन कंडक्टिव मैटर पे दिखाओगे। तो फिगर में थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, डेरिवेशन क्या होगा, सेम होगा, है ना। नोट में लिखा देता हूं, नोट में लिखो, चलो नोट में लिखो, spherical cell either conducting or non-conducting, है ना। डेरिवेशन for electric field intensity is same. Okay, note number 2, नोट नंबर 2 क्या है बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर हो
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, 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 चाहे वो सॉलिड हो और हॉलो हो, सिमिलर टू स्फेरिकल सेल, ओके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल में करने वाला हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि स्फेरिकल सेल की वजह से मैं करने वाला हूं, वो जो डेरिवेशन होगा वो स्फेरिकल सेल चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग के लिए वैलिड है, और वही डेरिवेशन आपका किसके लिए वैलिड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर चाहे कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, वो उसके लिए भी वही होगा। फर्क ये फिगर में जो स्फीयर आप बनाओगे वो थोड़ा सा, वो फिगर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, दिमाग में रखिएगा। तो एक डेरिवेशन 4 कौन से स्फेरिकल सेल, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, दोनों के लिए होगा। कंडक्टिंग स्फीयर चाहे हॉलो या सॉलिड, उन दोनों के लिए भी सेम ही होगा। तो ये 4 डेरिवेशन हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ओके, समझ में आया ना आप लोगों को? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ओके। अब वो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग को सब कुछ बता चुका हूं। तो बच्चों मैंने बनाया क्या, एक फिगर, स्फेरिकल सेल मैंने यहां पे ड्रा करी है, और इस स्फेरिकल सेल में मैंने दिया है कौन सा चार्ज, इसको मैंने दे दिया है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, इसके आउटर सरफेस पे। मैं मान लेता हूं कंडक्टिंग। अगर आप नॉन कंडक्टिंग मानोगे तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा, बस जो चार्ज दिखाना आप उसकी मैटर पे यानी बाउंड्री पे दिखा देना। थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ। अब प्यारे बच्चों मेरे पास पॉइंट कहाँ है, मेरे पास पॉइंट है प्यारे बच्चों एक आउटर साइड में, दैट इज ये हमारे पास पॉइंट P। अब अगर मुझे इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो प्यारे बच्चों किसी चार्ज सिस्टम की वजह से अगर उसके चारों ओर क्योंकि फील्ड होगा, और फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो पहला काम क्या होता था, गॉसियन सरफेस ड्रा करना। ओके, सो मैंने ड्रा कर लिया है प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होना चाहिए प्यारे बच्चों, उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दिस इज द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो इस स्फीयर को क्या कर रहा है, स्फेरिकल सेल को कवर कर रहा है। और ये है मेरे पास पॉइंट, और इस पॉइंट P पे ये मेरे पास पॉइंट है। अब मैं पहले क्या करूंगा, नॉर्मल पे, अब दूसरा काम क्या होता था प्यारे बच्चों, पहले हम इस गॉसियन सरफेस से नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ओके, सो हियर इज द पॉइंट P, और प्यारे बच्चों ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और इस गॉसियन सरफेस में स्फीयर है, स्फीयर गॉसियन स्फीयर ड्रा किया है, इस स्फीयर को कवर करने के लिए एक गॉसियन स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर ड्रा किया है, और जो पॉइंट P है वो इस स्फीयर में, स्फीयर के सरफेस पे, और ये मैंने लिया छोटा सा एरिया जिसको हम लोग कहते हैं dA, ये है मेरे पास dA, और इस dA की डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर पे परपेंडिकुलर क्या होती है उसकी रेडियस, ये हो गया मेरे पास dA वेक्टर। और अगर ये हमारे पास क्या है चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो यहाँ पर ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब एक पॉइंट के ऊपर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वेक्टर ओवरलैप कर जाएंगे, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया है, और पॉइंट हमारे पास ये है, मेरे पास P पॉइंट। ओके, दिस इज द पॉइंट P। ठीक है, अब इस स्फीयर की मान लेता हूँ सेंटर हमारे पास स्फीयर का क्या है O, और इस स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं कितनी प्यारे बच्चों, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है,
इस स्फीयर की रेडियस मान लेता हूं मैं, कितनी है r, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों। चलो गॉसियन सरफेस की रेडियस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस की रेडियस जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं बेटा क्या है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, सॉरी स्फीयर की रेडियस क्या है कैपिटल आर, और जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया है जो पॉइंट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है। ओके, अब सरफेस पे भी पॉइंट लेंगे और अंदर भी लेंगे, है ना। अंदर मान लेते हैं, अगर पी पॉइंट हमने अंदर के लिए अभी नहीं बता रहा हूँ, अंदर के लिए मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अंदर के लिए दूसरा फिगर बना देता हूँ, समझ में आया नहीं आया। हाँ, पॉइंट पी और अंदर के लिए भी हम लोग कर लेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल है। ओके, तो ए पार्ट होगा इसका हमारे पास, इफ पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड। ओके, तो पहला हमारे पास करने जा रहे हैं जब हमारे पास पॉइंट क्या है इसके बाहर। ओके, डेरिवेशन आपका, ये फिगर आपका तैयार हो गया। चलिए स्फीयर के बारे में कुछ मैं लिखता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, देखिएगा जरा, ऑन द फिगर देयर इज अ स्फेरिकल सेल, लिखिए, लिखिए आप लोग, ऑन द फिगर there is a spherical cell plus q coulomb charge is given to the spherical cell, plus q coulomb charge is given to spherical cell which is uniformly distributed over its surface. This charge is uniformly distributed over its surface. Now P is the point. Now P is the point outside of the spherical cell, spherical cell के बाहर, P is the point outside of the spherical cell at a small r distance from center of the spherical cell. स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर दैट वी ड्रा अ गॉसियन स्फीयर, वी ड्रा अ गॉसियन स्फीयर पासिंग थ्रू पॉइंट P, करेक्ट। अब इस गॉसियन सरफेस से नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालना है, गॉसियन गॉस थ्योरम की तरफ से फ्लक्स निकालना और फील्ड पैदा कर लेना है ना। चलिए, नाउ फ्लक्स लिंक्ड या फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर। अच्छा, थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, जो गॉसियन P is the point outside of the spherical cell at a small r distance from its center. For that we draw a Gaussian sphere passing through point P of radius, है ना, स्मॉल r, इसी रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर ड्रा कर लिया, ठीक है। ओके, वो आप ठीक है। नाउ फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ओके, बटा फ्लक्स निकाल रहा हूं तो फ्लक्स का क्या तरीका होता था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, पूरे गॉसियन सरफेस से निकाल रहा हूं। गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर स्फीयर है ना। ओके, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड होता है, ये जरूरत है ना। फ्लक्स आप हमेशा क्लोज सरफेस से निकालोगे, फ्लक्स तो किसी भी सरफेस से निकाल सकते हो, लेकिन जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया जो कि क्लोज्ड है ना। खैर फिलहाल तो छोटे से पार्ट के द्वारा करते थे तो क्या आता था बेटा, वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। अब इस छोटे से पार्ट के द्वारा जो है उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो पूरे से आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा बेटा कितना है इस बार, 0 है, क्योंकि E और dA सेम डायरेक्शन में है। जो फील्ड होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, और जो dA वेक्टर होगा स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर पे क्या होती है, रेडियस ही परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। थीटा इज इक्वल टू 0 हियर, सो फाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कितना हो गया। अब देखिए मेरे बच्चों, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1,
तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ई तो कांस्टेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास डी ए और cos 0 कितना हो जाएगा 1। बट प्यारे बच्चों जो पूरा इंटीग्रेशन है डी पूरा डी ए स्फीयर का पूरा स्फीयर जो गॉसियन स्फीयर है उसका पूरा सरफेस एरिया कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बेटा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को। जो स्फीयर हम ले रहे हैं यहाँ पे डी जो है वो किसका है गॉसियन सरफेस जिससे फ्लक्स लिंक कर रहा है, स्फीयर की रेडियस ना ले लीजिएगा कैपिटल आर। सो मेरे बच्चों मेरे पास ई इंटू और बेटा डी ए वेक्टर पूरा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू क्या रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से क्या हो गया फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे बेटा गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकाल लें। किसकी हेल्प से बेटा फ्लक्स निकाल लें गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकाल लें। ओके भाई आई विल प्रोवाइड फ्यू सेकेंड्स है ना, तो इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे इसकी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, वीडियो पॉज करके इसकी नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके आई थिंक यू आर डूइंग वेल भाई, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप बढ़िया कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो और भी बढ़िया है भाई, है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ठीक है ओके, तो ये हो गया नॉर्मल तरीके से फ्लक्स। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे नाउ फ्लक्स लिंक विद दिस गॉसियन सरफेस। नाउ फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स थ्रू this Gaussian surface by Gauss theorem। गॉस थ्योरम की हेल्प से बड़ा फ्लक्स कितना होगा 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, इस स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है और स्फीयर को हम लोगों ने कितना चार्ज दिया था +q कूलम का चार्ज, है ना। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/epsilon naught इंटू क्या हो जाएगा q। ओके +q प्लस साइन लिखा नहीं जाता, प्लस लगाओ तो ठीक है, ना लगाओगे तो भी प्लस ही मानेंगे, है ना। सो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 और इन दोनों को क्या करोगे इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके सो कितना आएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q/epsilon naught। सो e इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा e इज इक्वल टू देखिए कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, सब नीचे चलेगा तो 1/4 पाई नीचे आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा q/r²। अरे ये तो वैसा ही है जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी होती थी, है ना, ये तो वैसा ही है जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी होती थी। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और अगर निगेटिव चार्ज आपने दिया है तो जो फील्ड होगा वो किसकी तरफ होगा चार्ज की ओर, यानी स्फीयर की ओर होगा। यहां से एक बात समझ में आ रही है वो क्या, दैट इज इफ point is outside then it appears that then नोट करो that is दो बार हो गया क्या, that is if point is outside then spherical cell behaves as its total charge is at center। okay प्यारे बच्चों देखिए अगर ये टोटल q कूलम का चार्ज हम इस पॉइंट O पर दिए होते तो r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फार्मूला कितना आता, E = 1/4 q/r² आता। q क्या है चार्ज और q चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती थी 1/4 q/r²। हमने तो चार्ज स्फीयर को दिया था लेकिन ऐसा लग रहा है कि चार्ज कहाँ पर है सेंटर पर, तभी सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट है तो इंटेंसिटी आ गई वही जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। यानी अगर स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल के जितने भी डेरिवेशन हो
स्फेरिकल सेल का जो डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं, ये 4 स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर, हालो या सॉलिड, सभी के लिए वैलिड है। तो सभी टर्म्स भी वैलिड होंगी, ठीक है, सभी कंडीशंस भी वैलिड होंगी। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यानी जब पॉइंट आउटसाइड होता है तो स्फेरिकल सेल हमारा इस तरह बिहेव करता है। स्फेरिकल सेल का पूरा चार्ज कहाँ पर है? इसके सेंटर पर है। ओके, सो ये आ गया भाई डेरिवेशन आपका, है ना, आउटसाइड पे। ठीक है भाई, चलो आउटसाइड पे नोट कर लो भाई इसको। हो गया, चलो वेरी गुड। ओके, रफ कर दूं, वेरी गुड। चलो अभी बेटा आउटसाइड की ही बात करूंगा, अभी मैं आउटसाइड की ही बात करूंगा बेटा, आउटसाइड की बात करूंगा। नोट डाल लीजिए प्यारे बेटो। अगर मान लेते हैं, देखिए, इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो प्यारे बेटा इस बार जो हमने चार्ज दिया वो कितना स्फीयर में है ना, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन स्फीयर का एरिया, क्योंकि स्फीयर में है, ये गॉसियन सरफेस पे नहीं है चार्ज, स्फीयर में है। तो क्या हो जाएगा? इस स्फीयर का जो ये स्फीयर है इसका सरफेस कितना है? 4πR²। ओके, सो Q इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 4πR² इंटू सिग्मा। ओके, अब हमारे पास पॉइंट कहाँ था? आउटसाइड। सो E बराबर क्या था हमारे पास? निकाला था जब पॉइंट आउटसाइड है, याद रखिएगा 1/Q/R², E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। सो Q की वैल्यू अगर हम रखें, सो 1/4πε0, Q की वैल्यू क्या रखते हैं? 4πR² सिग्मा अपान क्या? 4π, अच्छा 4π तो हो ही गया बेटा, नीचे स्मॉल r² करो भाई। 4π से 4π कैंसिल हो गया तो बेटा E बराबर कितना आ जाएगा? 4π से 4π कैंसिल हो गया तो बेटा कितना आ रहा है हमारे पास? आ रहा है सिग्मा R² और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r²। ठीक है, तो भाई ये भी आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, बाहरी पॉइंट पे इंटेंसिटी ये भी आ गई आपकी। क्या आ गई? दिख रहा है आपको? आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। क्या आ गया बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R² अपॉन स्मॉल r²। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इफ पॉइंट इज आउटसाइड। ओके, पॉइंट पी पर। ओके, सो अब करेंगे केस बी। क्या करेंगे भाई? केस बी। ठीक है, तो इसे रफ कर दूं, दिमाग पे रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों केस बी है, थर्ड पार्ट है, बी पार्ट है इसका। बी पार्ट है, इफ पॉइंट इज एट सरफेस। अगर ये बेटा पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो सरफेस पे ले लें, ये पॉइंट पी जो है ना उसके सरफेस पे ले लें, तो बेटा जो स्मॉल आर है किसके बराबर हो जाएगी? पॉइंट स्मॉल आर क्या है? सेंटर से इस पॉइंट की दूरी। अब अगर पॉइंट सरफेस पे आ गया तो सेंटर से सरफेस की दूरी क्या होती है? कैपिटल आर है। तो जो डिस्टेंस है यानी स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। द पॉइंट इज एट द सरफेस, सो जो डिस्टेंस है स्मॉल आर हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर। सो जो फील्ड आएगा इज इक्वल टू क्या है? 1/4πε0 Q बाई क्या हो जाएगा? स्मॉल आर जो होता है उसकी जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा बेटा। बस ये फार्मूला हो गया। इन अदर टर्म्स अभी E बराबर क्या निकाला था बाहरी पॉइंट पर? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R², स्मॉल r²। बट क्या है बेटा? R बराबर क्या हो गया? कैपिटल आर। सो E बराबर बेटा कितना आ गया? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R² अपान कैपिटल R², दैट इज क्या आ गया? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेटा हमारे पास E इक्वल टू कितना आ गया? सरफेस पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। ए क्लियर? ठीक है भाई, तो दिस इज खैर फिलहाल E इक्वल टू, तो ये रहा भाई सरफेस पे। कहाँ पे रहा भाई? सरफेस पे। तो इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे?
नोट कर लेंगे सरफेस पे भाई, सरफेस पे, सरफेस पे। ठीक है ना, सभी लोग पढ़ते रहो भाई, खूब पढ़ते रहो। सरफेस पे आ गया भाई। ओके, चलो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास पॉइंट कहाँ हो, अंदर हो। जब हमारे पास पॉइंट कहाँ हो, अंदर हो, इनसाइड ऑफ द सरफेस। तो भाई ठीक है, ओके, ये डेरिवेशन आप बना रहने देंगे, ठीक है। और दूसरा आप फिर से बना लीजिएगा चाहे, है ना। थोड़ा चलिए मैं दूसरा बना लेता हूँ। केस थर्ड है, when point is inside। तो ये है रहा हमारे पास बेटा स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल को आपने दिया था प्लस क्यू कूलम का चार्ज, जो कि इसके आउटर सरफेस पे क्या हो गया था, आ गया था, है ना, जो कि इसके आउटर सरफेस पे आ गया था। ओके, अब हमारे पास इस बार पॉइंट पी है क्या इसके, अच्छा इसकी ये सेंटर है इसका, इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर। और इस बार पॉइंट कहाँ बेटा मेरे पास, ये है पॉइंट पी। ओके, अब जो पॉइंट पी है ना, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना है। तो इसको बेटा एक हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रा किया, जो कि कहाँ से पास हो रहा है बेटा, पॉइंट पी से पास हो रहा है भैया, ऐसे करना पड़ेगा। तो पॉइंट पी से पास हो रहा है, ये हमारे पास पॉइंट पी है, अंदर है पॉइंट पी। ओके, इस बार पॉइंट हमारे पास क्या अंदर है, पी डैश भी कर सकते हो, डजंट मैटर। अब वही बात फिर से आ गई कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल आर। सेंटर से दूरी कितनी है, स्मॉल आर। और ये है इसका छोटा सा पार्ट, और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसके सरफेस पे डी ए वेक्टर। कुछ दिखाना नहीं आपको, कुछ मत दिखाइए, चलिए सिर्फ ये पॉइंट दिखा दीजिए, पॉइंट है मेरे पास। ओके, तो चलो भाई, इससे लिंक करके फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स लिंक करेगा तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ भी सिमिलर वैसे ही होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही आप दिखाओगे, क्योंकि अंदर तो फील्ड जीरो ही है ना, चार्ज नहीं है। तो खैर फिलहाल अभी डायरेक्शन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए का जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ई डी ए इक्वल टू कितना आ गया, ई और पूरा डी ए। चलो ये सब मत करो, क्योंकि ये सब मत करो, इक्वेशन फर्स्ट करो। ये नॉर्मल तरीके से निकाला, एंड फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से बेटा फ्लक्स निकालोगे, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। बेटा अंदर कोई चार्ज है क्या, अंदर कोई चार्ज तो है नहीं। तो गॉसियन सरफेस जब नेट चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा, तो चार्ज कितना आ गया, जीरो। तो फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। सो अब इस इक्वेशन क्या हो गई, 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्या आ जाएगा बेटा, बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ई डी ए इक्वल टू क्या था, जीरो। सो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। तो बेटा अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। सो ये दिमाग में रखेंगे, स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो या सॉलिड, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या हमारे पास, जीरो। ठीक है भाई, तो देख लिया आप लोगों ने, समझ में आया, अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे मेरे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आपको, चलिए भाई, चलिए एक चीज थोड़ी सी बताना चाहता हूं। अगर मान लेते हैं हमारे पास स्फेरिकल सेल था, और इसको हम लोगों ने दिया था पॉजिटिव चार्ज,
स्फेरिकल सेल था और इसको हम लोगों ने दिया था क्या, पॉजिटिव चार्ज, और ये है पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही हमारे पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता, कौन सा चार्ज दिए होते हैं, निगेटिव चार्ज दिए होते, तो पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती, स्फीयर की ओर, है ना। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, बार बार दिमाग पर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आता है ना भाई, ओके आता है। चलो अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलिए देखिए बच्चों, स्फेरिकल सेल की वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू spherical cell, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल सेल मैंने कहा है, तो स्फेरिकल सेल चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड या हॉलो, सबके लिए सभी चीजें सेम होंगी। चार डेरिवेशन एक ही, एक बाण एक तीर से बहुत सारे काम। खैर, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्यारे बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले आप थोड़ा दो चीजें दिमाग में रखिए। व्हेन पॉइंट होता था क्या, आउटसाइड, जब पॉइंट आउटसाइड होता था तो फील्ड क्या होता था हमारे पास, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इससे देखिए यहां से पता चल रहा है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r² के। जैसे जैसे r को बढ़ाओगे तो फील्ड क्या होगा, कम। ओके, व्हेन पॉइंट कहां होता था, सरफेस पे, तो ई था बेटा हमारे पास 1/4πε0 क्या था, Q/R²। बेटा कैपिटल R² स्मॉल r की सबसे क्या होगी, कैपिटल R बाहर अगर रहते हैं तो सेंटर से आप बाहर जा रहे हो, R क्या कर रहे हो, पॉइंट बहुत दूर है, तो R को क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, सेंटर से बाहर जा रहे हैं, R बढ़ा रहे हो तो फील्ड क्या होगा, घटेगा। अब आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो R क्या हो रहा है, घट रहा है, तो फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और सरफेस पर आ गए तो R क्या हो गया, वहां से आते आते आप बहुत पास आ गए, यानी R जो स्मॉल r है जब कैपिटल R हो जाता है तो R बहुत ही कम होगी, क्योंकि कैपिटल R तो सरफेस पे आ गए। अब सरफेस के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर फील्ड क्या होता है, 0 एट इनसाइड, E बराबर क्या होता है, 0। चलिए इन्हीं चीजों को हम क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या स्फेरिकल सेल है, ये मेरे पास स्फेरिकल सेल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। अब जब हमारे पास क्या ये स्फेरिकल सेल है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब स्फेरिकल सेल में मैंने बनाया, ये स्फेरिकल सेल के सेंटर से जाता हुआ मैंने बनाया, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, और इधर है मेरे पास क्या, एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं। खैर, ये हमारे पास इसका सेंटर है, सेंटर ओ। ओके, अब बेटा देखो जरा, अगर हम स्फीयर के अंदर रहेंगे, जब ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जब हम अंदर हैं तो फील्ड क्या है, 0। तो देखिए फील्ड को हम दिखा रहे हैं किसमें, फील्ड को मैं दिखा रहा हूं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। फील्ड हमारे पास क्या है, 0 है, फील्ड हमारे पास क्या है अभी, देखिए 0 है। इधर आर दिखा रहा हूं और वाई जो फील्ड दिखा रहा हूं उसको वाई एक्सिस पे, ये इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं फील्ड ई, और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं क्या, डिस्टेंस आर। तो बेटा जब हम सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो जब अंदर है अभी अंदर है, तो क्योंकि फील्ड क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस में दिखा रहा है, तो फील्ड अभी 0 है, बिल्कुल 0, वाई एक्सिस में ऊपर ग्राफ नहीं गया, तो ग्राफ अभी 0, देखिए। अब जब हम कहां पर आ गए, सरफेस पे, तो सरफेस पे अचानक से फील्ड बढ़ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आर कैपिटल आर पे पहुंच गए। अब थोड़ा इसको इस तरह से बना लिए, सरफेस पे दिखा दीजिए, सरफेस पे ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा हूं, ठीक है,
सरफेस के बाहर है क्या? और अंदर करो भाई, और अंदर करो, सरफेस दिखाओ। अच्छा, और अंदर कर लो भाई। ठीक, तो प्यारे बच्चों हमने दिखाया कि सरफेस पे तो ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस से जब और बाहर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ फील्ड कम होगा। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? फील्ड देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये टच नहीं करेगा, बहुत इनफाइनाइट में जाके टच करेगा, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो यहां है E इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब बाहर से पास आते जाओगे ये r कम होता जाएगा तो फील्ड बढ़ता जाएगा सरफेस पे सबसे ज्यादा, और जैसे ही अंदर आओगे तो फील्ड घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर ग्राफ। ठीक है भाई, दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो डार्क से दिखाई दे रहा वो आपका ग्राफ है। ठीक है, जो डार्क से दिखाई दे रहा है वो आपका ग्राफ है। अंदर जो है वो है 0। ये यहां से अंदर से ये है ग्राफ आपका, ये अंदर है, यहां से शुरू अंदर है 0, तो सरफेस में हो गया सबसे ज्यादा, और जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। ठीक है, तो सरफेस में अंदर क्या है? 0 0। देखिए y एक्सिस में है तो y एक्सिस में बिल्कुल 0। ठीक है, सो ये रही चीजें आज की क्लास में। बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय। करते रहिए तैयार। ओके, ठीक है।